Good afternoon. And your roll call. कितनी डेट होगी बेटा? 25। आपको एक इंफॉर्मेशन और मैं साथ के साथ दे दूं, अभी 27 को आपकी मेंटर मेंटी मीटिंग है। आपको इसी रूम में सभी बच्चों को आना है, यहीं पे। क्लियर हो गया बेटा? कितने बजे से? वही टाइम जो हमेशा होता है, 110। उससे पहले सारे पीरियड 10-10 मिनट शॉर्ट हो जाएंगे। तो उससे पहले 110 से पहले वाला जो ये पीरियड आपका चला हुआ है, ये 110 पे ही फिनिश होगा। आपका जो थ्योरी पीरियड मेरा है आपका, ये 110 पे फिनिश हो जाएगा। फिर 110 पे कंटिन्यूटी में आप मेरे पास यहाँ पे बैठे रहेंगे और आपकी मेंटर मीटिंग चलती रहेगी। आज जैसे क्या है आपका, ट्यूसडे हो गया ना बेटा? तो ट्यूसडे, कल थर्सडे की तो छुट्टी है आपकी, गवर्नमेंट गस्टेड हॉलीडे। तो क्या नाम है, थर्सडे को फिर आप जब आएंगे तो 10-10 मिनट शॉर्ट पीरियड और उसके बाद आपकी मेंटर मीटिंग। ठीक है, सभी को मैसेज दे दिया, जो बच्चा नहीं आया आप सभी को बता देना। अटेंड योर रोल कॉल। तनीषा 02 present sir. प्रिया 03 present sir. भूमिका संतोष आरती पंकज अर्चना 8 present sir. श्याम पारिक 10 present sir. स्नेहा 12 present sir. दीपक अनुदया 18 present sir. रक्षिता 20 present sir. मुस्कान 21 present sir. राशि संजना रेणुका प्रीतिका 25 present sir. प्राची सैनी 26 present sir. प्रिया 27 present sir. साक्षी Yes sir. 28. प्रिया मोनी 30 present sir. विनय 31 yes sir. पलक आशिता Yes sir. 38. रितेश जानवी 40 present sir. जतिन Present sir. 41. ट्विंकल नीति Yes sir. 44. योगिता Yes sir. 5. सपना Yes sir. 46. महक दीपेश Yes sir. 40. विशाल Present sir. 50. दिशा Yes sir. 51. कोमल सागर Yes sir. 53. काजल Yes sir. निधि कृष मनीषा पारुल अमन अलीशा दिशा तमन्ना अंजू Yes sir. मोहसिन Yes sir. अदिति सुहाग हेमलता राधिका निधि Present sir. 70. प्रीति Present sir. 70. विजय Present sir. 70. अमन जतिन दैया प्रवेश कोमल Present sir. 70. और कोई स्टूडेंट? हो गई सभी की अटेंडेंस? बेटा अभी तक हमने जो एल्काइल हैलाइड वाली जो आपकी यूनिट चली हुई है, उसके अंदर हमने आपको क्या क्या काम करा दिया। नंबर 1 उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट, उसके बाद उसका प्रिपरेशन वाला पार्ट, और उसके बाद कल आपने देखा था आपने रिएक्शन वाला पार्ट आपके एल्काइल हैलाइड्स का, जिसमें आपने देखा कि कितनी तरह की आपकी कंपैरेटिव रिएक्शंस थी, जिसमें आपने देखा किस तरह से आप लोअर एल्काइन को हायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने देखा किस तरह से जो डिफरेंट रिएजेंट उसका कोरिलेशन आप आपस में देख सकते हैं। एक्वस फेज डाले तो क्या होगा, एल्कोहलिक डाले तो क्या होगा, मॉइस्ट एजी2 डाले तो क्या होगा, ड्राई डाले तो क्या होगा, आप आयनिक केसीएन डालें जो और कोवलेंट एजीसीएन डालें तो क्या डिफरेंस आ जाता है प्रोडक्ट फॉर्मेशन में। आपने देखा कि किस तरह से आयनिक पोटेशियम नाइट्राइड डाल दें तो क्या होता है, और आपका कोवलेंट सिल्वर नाइट्राइड डालें तो क्या होता है। आपने अमोनिया का इफेक्ट देखा, अमोनिया एक्सेस में लेंगे तो क्या होगा, अगर आप एल्काइल हैलाइड को एक्सेस में ले लें तो फिर क्या हो जाएगा। उसके बाद आपने देखा लोअर एल्काइन को हायर एल्काइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर आपने देखा कि जो डिफरेंट रिएक्शंस जिसके दौरान आपके प्रोडक्ट बन जाते हैं, जो आपके एल्केन्स बन गए थे एल्काइल हैलाइड से, वो सिमेट्रिकल एल्केन बने तो कैसे आपने वुड रिएक्शन यूज किया। इस सिमेट्रिकल
एल्केन बनाने के लिए आपने किस तरह से कोरेहाउस रिएक्शन यूज की, आपने एराइल एल्काइल कंपाउंड बनाए तो किस तरीके से आपने आपकी कोरेहाउस रिएक्शन, या आपके उसके बाद डाइफिनाइल टाइप के कंपाउंड बनाए तो आपने क्या किया था, सिंपल फिटिंग रिएक्शन और द उल्मान रिएक्शन आपने यूज की थी। तो ये थी डिफरेंट रिएक्शन जो अभी तक हमने पढ़ी थी, ये ब्रीफ में मैंने उनका नाम आपको बोल दिया। अब उसके बाद आगे का काम, अब नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है कि जो अभी तक हमने रिएक्शन पढ़ी, इनके साथ हमने आपको एल्काइल हैलाइड वाली रिएक्शंस भी कुछ बताई थी, और वो जो एल्काइल हैलाइड की जो रिएक्शंस आपने देखी तो उसमें आपने देखा था कि आपके फ्लोरोबेंजीन को आराम से नहीं बनाते बल्कि उसको एनिलीन से बनाना पड़ा था। आपने देखा आयोडोबेंजीन को बनाने के लिए आपने पैराडिक एसिड को यूज कर लिया था जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। आपने देखा कि क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन बनाते वक्त कोई भी डिफिकल्टी हमें फेस नहीं करनी पड़ती, आपने सीख लिया था। उसके बाद फिर हमने आपको ये भी बताया था जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे कि आपके डिफरेंट एल्काइल फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। आपने देखा कैसे फिनकेल्स्टीन रिएक्शन से आप आयोडाइड बना सकते हैं, कैसे स्वाट रिएक्शन से आप फ्लोराइड बना सकते हैं, और क्लोरो ब्रोमो को बनाने के लिए तो आप एल्कोहल्स या आप सिंपली एल्केन से भी उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये था अभी तक का कंक्लूजन जो अभी तक हमने आपको एल्काइल और एराइल हैलाइड वाली यूनिट के अंदर आपको पढ़ाया था। यहां तक कोई डाउट पीछे का, कोई क्वेश्चन किसी बच्चे को कोई पूछना हो तो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आ जाता है, अगर बड़ी सिंपल सा पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लूं कि मान लीजिए आपके पास, मान लीजिए आर एफ है, प्रोटीन का साइज तो छोटा है, मान लीजिए उसके बाद आरसीएल ले लें, आरबीआर ले लें, और उसके बाद आर आई ले लें लास्ट में, आयोडीन का साइज तो बड़ा होता है, तो जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ बड़ी हो जाएगी, कार्बन आयोडीन के बीच में बॉन्ड लेंथ बड़ी हो गई आपकी, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो ये बड़ा वीक बॉन्ड होगा, तो इसका डिसोसिएशन बड़ा इजी हो जाता है। तो ये कहा जाता है कि जब कभी भी हमारे पास कोई एल्काइल आयोडाइड हो और उसको लॉन्ग स्टैंडिंग के लिए रख दे या स्लाइटली हीट कर दें तो उसका वायलेट कलर क्यों हो जाता है, क्योंकि आपने देखा कि यहां से जो दो कंपाउंड है इनमें जब डिसोसिएशन होगा तो I2 लॉस होगा, I2 लॉस होगा तो उसका कलर कैसा हो जाता है, वायलेट। सो दैट्स द रीजन कि लॉन्ग स्टैंडिंग के बाद या स्लाइट हीटिंग के बाद ऐसा क्यों हो जाता है, ड्यू टू द वीक कार्बन आयोडीन बॉन्ड, इसकी वजह से ऐसा होना होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ती है। क्लियर हो गया बेटा। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है कि कोई आपसे ये पूछे कि जितने भी आपके एल्काइल आयोडाइड थे, जितने भी आपने देखे, उनके बीच में एक रिएक्शन मान लीजिए हम कुछ ऐसी दे दें कि मान लीजिए एल्काइल हैलाइड हमने ले लिया, देखो RCl लिया, और इधर सिर्फ एक ही कार्बन लगा दें, ये मैंने पहले भी बताई थी आपको रिएक्शन, शायद आपको ध्यान हो, और इसी कार्बन के ऊपर बचे हुए देखो H हमारे पास सिर्फ H। अगर हम यहाँ पे दो CH3 ग्रुप लगा दें डिफरेंस से, मींस 2 एल्काइल ग्रुप लगा दें, तो ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड बन जाते हैं। अगर हम इसी टाइप से 3 लगा दें यहाँ पे, 3 एल्काइल ग्रुप लगा दें, तो आपके टर्शियरी एल्काइल हैलाइड बन जाते हैं। तो क्या बन जाते हैं, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। और अगर हम इसमें जो पीछे मैंने अभी आपको बताया, हम इसमें डाल दें एल्कोहलिक H, तो क्या डाल दें, एल्कोहलिक H, तो क्या होगा, आपने सीखा था एक्वस और एल्कोहलिक H के बीच का डिफरेंस। तो एल्कोहलिक H जब हम डाल देते हैं तो उसके दौरान होगा क्या, आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, कैसी होगी, अब बोलो। ये आपके टर्शियरी एल्काइल हैलाइड हो गया। अगर हम इसमें एल्कोहलिक H डाल दें तो आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन चलेगी। तो एलिमिनेशन रिएक्शन किस बेसिस के ऊपर चलेगी, इनमें से किस में फास्ट होगी एलिमिनेशन रिएक्शन और किस में स्लो होगी। शायद मैंने बताया था पहले ऐसा, या नहीं बताया आपको, ये नहीं बताया था पहले, कोई बात नहीं है। शायद मेरे को ऐसा लगता है कि जो मैंने अल्कोहल्स वाली यूनिट सेकंड ईयर वाले बच्चों को पढ़ाई तो उसके दौरान अल्कोहल के साथ मैंने इनको रिवाइज करवाया होगा, शायद तो आपको नहीं बताया होगा। तो आप ये यहाँ पे देखें, वो कार्बन जिसके ऊपर Cl है, ये कार्बन एटम नंबर 1 हो गया। उससे नेक्स्ट जो एडजेसेंट कार्बन एटम है उसको एटम नंबर 2 कह देंगे, और इसके ऊपर लगे हुए H को हम बिल्कुल ओपन फॉर्म में दिखाएंगे बॉन्डेड फॉर्म के अंदर। तो अब होगा क्या, यहाँ पे जो भी आपका बेस होगा, यहाँ पे बोलो कौन होगा, बेस। हमने बताया था ना यहाँ पे कि दोनों के रिएक्शन के बाद बनना क्या होता है, इन दोनों के बीच जैसे ही होगी रिएक्शन तो आपका K पॉजिटिव OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव नहीं रहेगा आपके, जब बेस का ये काम नहीं करेगा क्योंकि आपने अल्कोहल डाल दिया। तो बनेगा क्या, आपका ये बन जाएगा अल्कोहल, मान लीजिए इथेनॉल ले लिया तो C2H5 O नेगेटिव, K पॉजिटिव प्लस वाटर। तो अब ये जो स्पीसी बनी, अब इसकी वजह से होनी है रिएक्शन, साइज हो गया इसका बड़ा, काम करेगा बेस का, तो अपने इलेक्ट्रॉन बोलो किसको देगा, ये इस H को देगा। सिमिलरली औरों में भी आप शो कर सकते हैं, हर एक
के अंदर कि यहाँ पे जो रिएक्शन चलेगी और वो होगा कौन, C2H5O नेगेटिव। ये अटैक किस पे करेगा, इस नंबर 2 वाले कार्बन के ऊपर। इसी टाइप से हम यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 करें तो 2 वाले कार्बन के ऊपर यही इसी टाइप से C2H5O नेगेटिव के साथ आपका K पॉजिटिव तो है ही, ऐसा नहीं कि वो नहीं था। तो ये इसने किस चीज का काम किया, बोलो बेस का, इसके ऊपर अटैक किया। अब होगा क्या, ऐसा होने के बाद ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर चले जाएंगे। अभी हम फिलहाल मैकेनिज्म की बात नहीं कर रहे कि मैकेनिज्म कौन सा होगा, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन डिफरेंट टाइप की हो सकती है। एलिमिनेशन रिएक्शन अल्फा एलिमिनेशन भी हो सकती है, बीटा एलिमिनेशन भी हो सकती है, इवन सीबी भी हो सकती है, वो कंजुगेट बेस बनने के द्वारा। हम फिलहाल उसको नहीं देख रहे, हम फिलहाल ये देखना चाहते हैं कि इन तीनों में रिएक्शन फास्ट किस में होगी। उस मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे हम बाद में। क्लियर हो गया बेटा। तो हुआ क्या, जैसे ही इस H को इलेक्ट्रॉन मिले तो इस H ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए। कंसर्टेड मैकेनिज्म हम लिखेंगे यहाँ पे। कंसर्टेड का मतलब एक ही स्टेप में हम शो करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो दोनों इलेक्ट्रॉन आगे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो क्योंकि कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव, Cl के ऊपर स्लाइड नेगेटिव, Cl दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से निकल जाएगा। तो हुआ क्या, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया और C के ऊपर एक H यहाँ पे पहले से था, ये दूसरा H, सिंगल बॉन्ड था ना पहले, तो ये 2 H लगे हुए हैं। तो दोनों इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे CH बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाने से एक नया बॉन्ड बन गया। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे थे ना बेटा, तो उसी वजह से तो कार्बन की वैलेंसी गिने आप पहले, बोलो कितनी थी, 1 2 3 4, कार्बन 4 ही तो बॉन्ड बनाता है। एक नया बॉन्ड बनने की वजह से कार्बन के हो जाएंगे 5 बॉन्ड। 5 बॉन्ड होने से कार्बन अपनी वैलेंसी को मेंटेन रखना चाहेगा, 4 रखना चाहेगा, एक बॉन्ड का क्लीवेज जरूर होगा। कोई पाई बॉन्ड तो है नहीं यहाँ पे कि पाई बॉन्ड जो कि वीक बॉन्ड होता है हम उसकी मूवमेंट दिखा देते, उसको ब्रेक कर देते हैं। सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही, सिंगल बॉन्ड ही है। तो वो बॉन्ड टूट सकता है जो थोड़े जिसमें सेपरेशन ऑफ चार्ज हो चुकी हो, जो रिएक्टिव साइट हो, वो यहाँ पे कार्बन और Cl के बीच का बॉन्ड था, इसलिए Cl एक लिविंग न्यूक्लियोफाइल होगा यहाँ पे। तो इसलिए वो यहाँ से निकल गया और ये डबल बॉन्ड बन गया। एल्कीन्स विल बी द प्रोडक्ट, बोलो क्या बन जाएंगी आपकी, एल्कीन। अब एल्कीन प्रोडक्ट यहाँ पे बन गई। तो ऐसे ही सेकंड केस में होगा, देखो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमने शिफ्ट किए, बोलो कौन निकल गया यहाँ पे, Cl नेगेटिव। सिमिलरली दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट, बोलो क्या निकल गया यहाँ से, Cl नेगेटिव। एल्कीन जो यहाँ पे बनेगी, इसमें डिफरेंस देखो, ये हमने एक एल्कीन कार्बन लिखा, कार्बन के ऊपर जो 2 H थे, फर्स्ट H सेकंड H हमने शो कर दिया। फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में दूसरा सेकंड बॉन्ड बन गया और इसके ऊपर एक CH3 और एक बोलो क्या है, H। ऐसा आपने देखा, ये सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। बोलो कैसी है, सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, एक H हट के कोई दूसरा ग्रुप आ गया। देखो एक H हटा और उसकी जगह क्या आ गया, कोई भी दूसरा ग्रुप आ गया, ये आपकी सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बन गई। ऐसे अगर हम थर्ड केस के अंदर यहाँ पे जाके देखेंगे तो होगा क्या, देखो देखो उसी टाइप से कार्बन, ये एक H दिखाया, ये सेकंड H हो गया, सिंगल बॉन्ड था 2 डॉट से, दोबारा से ये नया बॉन्ड बन गया इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की होने की वजह से। कार्बन के ऊपर एक CH3 देखो ये वाला हो गया, दूसरा CH3 देखो जो यहाँ पे थे, सेकंड CH3 आ गया, आपकी एल्कीन बन गई। लेकिन ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, इसके अंदर तो कोई सब्स्टिट्यूशन है ही नहीं, ये तो अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन थी। सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इवन मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। तो फिर आपने क्या देखा, ये मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन यहाँ पे बन गई, दैट इज द मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, दैट इज द मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। वन सब्स्टिट्यूटेड है। तो जो 3 एल्कीन बनी, इसको हम नंबर 1 कहते हैं, इसको नंबर 2 कहते हैं और इसको नंबर 3 कहते हैं, जो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड है, इसलिए मोस्ट स्टेबल भी होगी। ये एल्कीन बोलो क्या होगी, मोस्ट स्टेबल एल्कीन है। और ये पहले वाली जो एल्कीन है, बोलो ये क्या होगी, दैट इज द लीस्ट स्टेबल एल्कीन होगी। किस बेसिस के ऊपर आप कह सकते हैं, तो यहाँ पे एक रूल आता है जिसको हम करते हैं यूज, और वो रूल आपका कहलाता है सेट-जेफ रूल। तो सेट-जेफ रूल के बेसिस पे क्या स्टेटमेंट है, आपने अपने नोट्स में लिखी रखी होगी कि मोर द सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मोर विल बी द स्टेबिलिटी, सब्स्टिट्यूटेड इवन मोर सब्स्टिट्यूटेड, तो मोर द सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मोर विल बी द स्टेबिलिटी, तो इसलिए मोस्ट स्टेबल हो गई। और आप चाहते हैं रिएक्शन कब चलती है फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर, जब आगे जाके बनने वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल हो। आपने देखा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है, ये टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड से बनेगी अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, सेकेंडरी से बनेगी स्लाइटली मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, और यहां से बनेगी मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। तो कौन ज्यादा आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चलना चाहेगी, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड से। कौन ज्यादा रिएक्टिव हो गया, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड इज मोस्ट रिएक्टिव। बोलो क्या होगा, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया। क्लियर हो गया बेटा। तो मींस आपसे पूछा जाए एक्सप्लेन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, एक्सप्लेन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, या एक्सप्लेन द ऑर्डर ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, या कहते हैं एक्सप्लेन द ऑर्डर ऑफ डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, क्योंकि एक H का लॉस हुआ है, एक क्लोरीन का लॉस हुआ है,
हाइड्रो हो गया, ये हेलोजन हो गया, तो डी हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन आप इसे कहेंगे। तो किसी भी तरीके से स्टेटमेंट एग्जाम में आपसे देके पूछ ले तो आप क्या कहेंगे, विच इज मोस्ट रिएक्टिव, या किसमें इजीली हुई आपकी डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन, तो आप कहेंगे टर्शियरी एल्काइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन द सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड देन द प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। तो ये पहले आप रिएक्शन लिख के दिखाएंगे स्टेप से, फिर बाद में आप नीचे लिखेंगे, ये बातें लिख देंगे, फिर ऐसा क्यों हुआ फिर वो लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द सेट-जेफ रूल आप स्टेटमेंट लिखेंगे नीचे जैसे आपने लिख रखी है कि अकॉर्डिंग टू द सेट-जेफ more the substituted alkene more will be the stability, hence the stability order will be number 3 is more stable than 2 than 1, hence the reactivity order will be आपके tertiary alkyl halide is more reactive than secondary than the primary one। तो इस टाइप से आप उसका जवाब दे देते। एक चीज और यहाँ पे जो आपको ध्यान रखनी वो क्या है कि आपने एक टर्म पढ़ी है जिसका नाम होता है हाइपर कंजुगेशन। जिसका नाम क्या होता है? अब बड़े ध्यान से देखें हाइपर कंजुगेशन की कंडीशन क्या थी। हाइपर कंजुगेशन की कंडीशन थी कि आपको ये देखना कि जो गिवन कंपाउंड है उसके अंदर ये देखना कि आपको sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। आपने देखा कि यहाँ पे तो देखो जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये पाई बॉन्ड हो गया, तो 1 2 3 सिग्मा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कहने का अभिप्राय जो आपका डबली बॉन्डेड कार्बन एटम होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन बोलो हमेशा क्या होती है, sp2 तो हर एक केस में है। लेकिन उसके बाद अगली कंडीशन आ जाती है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम मस्ट अटैच विद sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ये sp2 तो इधर sp2 से अटैच है, कंडीशन फिनिश, हाइपर कंजुगेशन नहीं चलेगी। यहाँ पे देखें ये एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन एटम है ये नेक्स्ट जिस कार्बन एटम से यहाँ पे अटैच, ये कार्बन एटम बोलो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन इसके चारों बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड तो ये हो गया और ये कार्बन के ऊपर जो 3 H है वो भी तो सिंगल बॉन्ड से ही अटैच है, तो 4 सिग्मा हो गए, हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3, कंडीशन नेक्स्ट हो गई। तो when a sp2 hybridized carbon atom is attached with a sp3 hybridized carbon atom having at least 1 H atom, उस sp3 hybridized carbon atom के ऊपर कम से कम एक H का होना जरूरी है। अगर वो H है तो ही चलेगी आपकी हाइपर कंजुगेशन, अदरवाइज नहीं चलेगी। तो इसमें 3 H है तो 3 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बन जाएंगी। अगर आप यहाँ पे इसी कंडीशन को आगे अप्लाई करें, देखो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ये इधर भी sp3 से अटैच, यहाँ पे भी sp3 से अटैच, तो बोलो कितनी हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे, 3 + 3 6 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर। मोर द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर मोर विल बी द स्टेबिलिटी, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है। क्लियर हो गया बेटा? तो इस तरीके से हम जो बात बता रहे थे जिसे हम सेट-जेफ रूल कह रहे थे कि अकॉर्डिंग टू द सेट-जेफ रूल द मोर द सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मोर विल बी द स्टेबिलिटी। जो ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है ये ज्यादा स्टेबल क्यों हुई, कौन सी टर्म ने किया इसको एक्सप्लेन, वो थी हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन के बेसिस के ऊपर आप ये बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक हो गया बेटा? आगे ना इतनी बात समझ में? तो ये था हमारा अगला क्वेश्चन जिसमें हमने रिएक्टिविटी ऑर्डर को क्या कर दिया, एक्सप्लेन। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे ये हो गई रिएक्टिविटी की बात, एक रीजनिंग टाइप क्वेश्चन की बात। हाँ एक चीज और जो अभी आपके सिलेबस में है नहीं, जैसे अल्कोहल वाला चैप्टर जो अभी अभी मैंने सारा डायग्राम अब आपके सामने क्लियर कर दिया। अगर हम Cl की बजाय जो प्राइमरी सेकेंडरी और जो टर्शियरी अल्कोहल अगर बनाना चाहें, जैसे अभी हमने बनाया था ना प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, अगर हम Cl को हटा के वहां पे OH लगा देते तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की जगह वो प्राइमरी अल्कोहल होता। Cl हटा देते सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में तो सेकेंडरी अल्कोहल होता। ऐसे टर्शियरी अल्कोहल जैसे अभी आपने यहाँ पे देखा HCl का लॉस हुआ क्योंकि Cl था, Cl की जगह OH होता तो क्या लॉस होता, H और OH वाटर का लॉस होता, उसे डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं। प्रोडक्ट बिल्कुल सेम बनते जो अभी आपने देखा एल्कीन्स ही बनते। तो कभी भी जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, वैसे तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं, अपने +2 में पढ़ा था ना कि एक्सप्लेन द ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन। जैसे अभी हमने बोला था ना इस क्वेश्चन में क्या बोला था, एक्सप्लेन द ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन among the primary secondary tertiary alkyl halide। तो वहां पे क्वेश्चन क्या बन जाएगा, एक्सप्लेन द ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन रिएक्शन या सिंपली एक्सप्लेन द ऑर्डर ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन इन among the primary secondary tertiary alcohol। तो वहां पे भी ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, टर्शियरी अल्कोहल ही होगा। जैसे अभी आपने देखा था यहाँ पे टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव थे, देन सेकेंडरी, देन द प्राइमरी वन। इसी टाइप से इजीली वाटर लॉस किस में होगा, बिल्कुल उसी तरीके से सेम एक्सप्लेनेशन लास्ट में वही एल्केन बनेगी, वही सेट-जेफ रूल के बेसिस के ऊपर आप बताएंगे कि मोर द सब्स्टिट्यूटेड एल्केन मोर द स्टेबिलिटी, वही सारी बातें सेम रहेंगी। फर्क रहा सिर्फ किस बात के ऊपर कि Cl को हटा के अगर हम क्या लगा देते OH तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल बन जाए।
क्लियर हो गया बेटा? क्या पता कैसे क्या कुछ घुमा फिरा के आगे आने वाले जो आपके दूसरे टॉपिक है बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसके अंदर पूछ लें, है ना? वहां पे तो कोई भी बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसलिए आपको अपने जो भी चीज आप याद करें उसको समझ कर ही याद करना है। जो क्रेमिंग वाली बात होती है वो तो हम आपको कह ही देते हैं कि बेटा इस चीज को क्रेम कर ले, ठीक है? अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो मेन पॉइंट अब आएगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, जो रिएक्शन अब हम पढ़ने वाले हैं वो होगी आपके कुछ ऐसे कंपाउंड अब आपके सामने लिया जाएगा जो होगा आपका एराइल हैलाइड। हमने एराइल हैलाइड आपके सामने ले लिया। अब जो एराइल हैलाइड मैंने आपके सामने देखो लिखा है यहाँ पे, इधर भी देखो मैं दोबारा से लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि एराइल हैलाइड के अंदर जो भी रिएक्शन अब हम करने वाले हैं उस रिएक्शन को करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, मैकेनिज्म क्या हो सकता है, किस तरीके से आपसे एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मान लीजिए हमने ये एराइल हैलाइड क्लोरोबेंजीन आपके सामने लिख दिया। अब जो ये क्लोरोबेंजीन मैंने आपके सामने लिखा, अब मैं इसके बारे में वो रिएक्शन आपको करवाऊं उससे पहले हम रिएक्टिविटी ऑर्डर भी देख लेते हैं इसका एराइल हैलाइड का एल्काइल हैलाइड के साथ। पहले मैंने बताया कि नहीं बताया आपको? एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड के बीच रिएक्टिविटी ऑर्डर वो भी आपको बता देता हूं। चलो पहले फिर हम दोबारा से लिख देंगे इसको। देखो मान लीजिए मैंने एक साइड में लिख दिया क्लोरोबेंजीन मतलब एराइल हैलाइड, और दूसरी साइड में मैं सिंपली लिख दूं यहाँ पे एल्काइल हैलाइड RCl हमने लिख दिया। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्लोरीन के ऊपर 3 लोन पेयर है, वो तो यहाँ पर भी है, देखो 3 लोन पेयर इस टाइप से। आर का मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप, ये मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर बेंजीन के ऊपर हमने सील लगा दिया तो एराइल हैलाइड हो गया। हमें इन दोनों के बीच में देखनी है रिएक्टिविटी ऑर्डर, और वो भी कि कौन सी चलेगी रिएक्शन। अभी हमने जो पीछे देखा था वो तो हमने एलिमिनेशन रिएक्शन देखी थी। अभी हम देखना चाहते हैं कि जो बेसिक रिएक्शन है आपके एल्काइल और एराइल हैलाइड की आखिर वो है क्या। आपने देखा कि जो अगर मैं यहाँ पे आर को हटा के यहाँ पे कोई कार्बन लिख दूं और उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए मैं H लगा दूं या इसके ऊपर कोई R ग्रुप लगा दूं, तो ये आपका कौन हो गया? एल्काइल हैलाइड। कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आएगा, हेलोजन के ऊपर क्या आएगा? स्लाइट नेगेटिव चार्ज। अब क्वेश्चन ये है कि रिएक्शन कौन सी दिखाए। हमने पीछे ये तो आपको बता ही दिया था कि जो एल्काइल हैलाइड है इनके अंदर जो रिएक्शन यहाँ पे चलेगी वो कौन सी चलेगी? सेंट्रल एटम के ऊपर है स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, इसलिए इसके ऊपर अटैक कौन करेगा? कोई नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, जिसे कहते हैं आप न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन चलेगी इसमें। कौन सी रिएक्शन चलेगी? हो गई न्यूक्लियोफिलिक। लेकिन अब बात आई एराइल हैलाइड में, यहाँ पे भी तो अगर हम देखें और न्यूक्लियोफाइल हमारे पास हो तो बेंजीन वाला जो कार्बन है इसके ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज और हेलोजन के ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे भी अटैक कर देना चाहिए, लेकिन क्योंकि बेंजीन रिंग के पास होती है हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बोलो क्या होती है इसके ऊपर? हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ पे, इसीलिए इजीली बेंजीन रिंग के ऊपर जब कभी भी होता है अटैक वो किसका होता है? हमेशा ही इलेक्ट्रोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा क्योंकि उसको रिपल्शन मिलेगी यहाँ पे। दूसरी बात, आपने देखा कि हेलोजन के ऊपर यहाँ पे जो लोन पेयर है ये इस डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है। ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट होने की वजह से क्या होगा कि रेजोनेंस चलेगी, कंजुगेशन है यहाँ पे, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जैसे ही इधर मूव करेंगे तो आपने देखा कि इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए? 1 2 3 4 एंड 5 हो गए। तो ऐसे 5th बॉन्ड बन जाएगा। एक 5 बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट ऐसे हो सकते हैं क्योंकि ये लोन पेयर ये डबल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेटिवली है प्रेजेंट, मींस दीस लोन पेयर कैन बी इन्वॉल्वड इन रेजोनेंस, और रेजोनेंस में इन्वॉल्वड हो सकते हैं। तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएंगे जिसकी वजह से अब बेंजीन वाले कार्बन और हेलोजन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? तो डबल बॉन्ड को तोड़ना इजी नहीं, यहाँ पे तो कार्बन हेलोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे रेजोनेंस चल नहीं सकती क्योंकि ये जो क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर है ये किसी भी डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है, इसमें रेजोनेंस नहीं चलेगी। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। बोलो यहाँ पे कैसा बॉन्ड रहेगा? सिर्फ सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे कैसा आ जाएगा? डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना इजी है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना इजी नहीं है। तो किसमें रिएक्शन इजीली होगी? किसमें न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करके इस लिविंग न्यूक्लियोफाइल को Cl नेगेटिव को रिप्लेस कर सकता है? वो होगा एल्काइल हैलाइड। तो विच आर मोर रिएक्टिव, एल्काइल हैलाइड और द एराइल हैलाइड? Alkyl halide are more reactive due to the absence of resonance. There is only single bond character between the central carbon and the halogen atom. While due to the resonance, there is a double bond character in between the benzene ring carbon atom and the halogen atom. It is easy to break the single bond in alkyl halide
then to break the double bond in aryl halide. So aryl halide are less reactive and alkyl halides are more reactive. आगे बात समझ में? तो इस टाइप से आपको उसका आंसर लिखना होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये आ गया, इतना तो हमने देख लिया। फिर हम देखते हैं कि कोई और कंपाउंड लेके, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अल्काइल हैलाइड की बजाय मैं यहाँ पे लिख दूं एलाइल ग्रुप, देखो कुछ इस टाइप से CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये तो एल्कीन होती है, इथीन है ये आपके सामने। अगर मैं इसी इथीन का एक H हटा के यहाँ पे कोई मिथाइल ग्रुप लगा दूं और उस मिथाइल का H हटा के मैं खाली छोड़ दूं कि कोई भी ग्रुप आ जाए, नाउ इट इज कॉल्ड एज एलाइल ग्रुप। बोलो कौन सा ग्रुप होता है? एलाइल। Cl लगा दिया तो एलाइल क्लोराइड हो गया, मींस एलाइल हैलाइड हो गए। एलाइल हैलाइड जो आपने देखा तो इसमें आपने क्या दिखाई दिया कि ये जो क्लोरीन के ऊपर जो ये लॉन्ग पेयर है ये इस डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे भी रहेगा सिंगल बॉन्ड। बोलो कैसा बॉन्ड रहेगा? इसकी बजाय अगर मैं यहाँ पे ले लूं विनाइल, देखो जो आपकी थीन है उसका एक H हटा दें, एक H हटा दिया और अब लगा दें यहाँ पे Cl, तो विनाइल क्लोराइड हो गया। आप देखें बड़े ध्यान से, क्लोरीन के ऊपर जो लॉन्ग पेयर है ये डबल बॉन्ड के साथ बोलो कैसे प्रेजेंट है? ऑल्टरनेटिवली, है ना, ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, एग्जाम में आ जाए विच इज मोर रिएक्टिव। ये सारी स्ट्रक्चर 1, ये स्ट्रक्चर नंबर 2 है, तो स्ट्रक्चर नंबर जो 2 है इधर वाली, दे आर मोर रिएक्टिव देन दीज स्ट्रक्चर्स जहां पे रेजोनेंस के अंदर लॉन्ग पेयर इन्वॉल्व होने की वजह से कार्बन और हेलोजन के बीच में आ जाता है डबल बॉन्ड कैरेक्टर। आगे बेटा बात समझ में? तो यानी पेपर में आ जाए विच इज मोर रिएक्टिव, विनाइल हैलाइड और द एलाइल, तो आप कहेंगे एलाइल हैलाइड आर मोर रिएक्टिव देन द विनाइल वन। विच इज मोर रिएक्टिव आपके एल्काइल है, एल्काइल हैलाइड्स और द विनाइल, तो आप कहेंगे एल्काइल हैलाइड। मतलब किसी का भी आपस में क्रॉसिंग करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन करवाने के लिए। आगे बेटा यहां तक बात समझ में? तो ये था आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन और कैसे आपस में कंपैरिजन आपसे एग्जाम में करवाया जा सकता है। अब हम क्या करेंगे कि ये कंपैरिजन करने के बाद आपने इतना तो सीख ही लिया कि जो आपके एराइल हैलाइड होते हैं वो आपके लेस रिएक्टिव होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, लेस रिएक्टिव होते हैं। अब उसके बाद अगर हम उसी टाइप से ये एराइल हैलाइड की स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रॉ कर दें और फिर हम इसके अंदर डाल दें कोई बेस, जैसे फॉर एग्जांपल सोडा एमाइड डाल दें, Na पॉजिटिव NH2 नेगेटिव, और इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, लिक्विड अमोनिया भी साथ ले लेंगे। अगर हम इस रिएक्शन को कर दें तो होगा क्या, कैसे करें इसको एक्सप्लेन? अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या करना होगा यहाँ पे कि अगर बाई चांस एक और बना दूं, देखो मैं फिर वो उस बात को मैं कंटिन्यू करता हूं जो भी मैं बोलना चाह रहा था। मान लीजिए एल्काइल हैलाइड हमने देखो यहाँ पे ड्रा कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, अभी हमने सीखा था ना कि जो आपके एराइल हैलाइड होते हैं और ये बाहर से हमने ले लिया Na पॉजिटिव और NH2 नेगेटिव, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल ले लिया। आपने सीखा था अभी अभी के बेंजीन रिंग वाले जो कंपाउंड होते हैं, जैसे क्लोरोबेंजीन हमने यहाँ पे लिया, एराइल हैलाइड हमने यहाँ पे लिया, तो इन एराइल हैलाइड के अंदर आपके न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता ये इजीली अटैक? क्योंकि बेंजीन रिंग के ऊपर हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है और हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है इस आने वाली नेगेटिवली चार्ज स्पीसी को रिपेल करेगा, तो इसलिए इजीली अटैक नहीं हो पाएगा। तो फिर करें क्या, इसको तो अटैक करना है इस बेंजीन रिंग वाले कार्बन के ऊपर, जिसके ऊपर बोलो क्या है यहाँ पे स्लाइट है पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या है स्लाइट है नेगेटिव चार्ज। अब क्या करें हम यहाँ पे, अब होगा कुछ ऐसे कि इसका इजीली अटैक करवाने के लिए फॉर एग्जांपल अगर हम बेंजीन रिंग के ऊपर -R इफेक्ट वाले ग्रुप लगा दें, -I इफेक्ट वाले ग्रुप लगा दें जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को थोड़ा डिक्रीज कर दे, तो फिर न्यूक्लियोफाइल का इजीली अटैक हो सकता है। जैसे आपने देखा था, कब देखा था आपने एक रिएक्शन पढ़ी थी, इसको मैं हटा दूं एक बार यहाँ पे क्लियर कर दूं, मैं आपको उस रिएक्शन को याद दिला दूं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं यहाँ पे NaH डाल दूं, एक्वस NaH मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख दूं, क्या लिख दिया मैंने एक्वस NaH, और यहाँ पे अगर मैं इस रिएक्शन को चलाना चाहूं तो रिएक्शन चली नहीं। अब इसको जबरदस्ती करवाना पड़ेगा अटैक, जबरदस्ती फोर्सफुली। तो वो कैसे? फोर्सफुली का मतलब होता है that reaction requires high activation energy, means more energy is required, temperature हमने 623 केल्विन लगा दिया, high pressure is required, इसलिए हाई प्रेशर रिक्वायरमेंट होगी ताकि वो मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्या कर पाए, अप्रोच, एक दूसरे के नजदीक आ पाए। कोलिजन थ्योरी में आप पढ़ते हैं कि इफेक्टिव कोलिजन होना जरूरी है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में। तो हाई टेम्परेचर लगाया, हाई प्रेशर लगाया, तब जाके ये OH नेगेटिव ने इस कार्बन के ऊपर किया अटैक,
और ये Cl यहां से निकल पाए बड़ी मुश्किल से। हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, हाई प्रेशर इज रिक्वायर्ड मींस दीज कंडीशन कॉल्ड द विगरस कंडीशन। आप बुक में लिखा देखेंगे विगरस कंडीशंस आर रिक्वायर्ड, विगरस मींस एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशंस एज कंपेयर टू द नॉर्मल वन। नॉर्मल वन मींस जहां पे हमें इतने एफर्ट ना करने पड़े। तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर से रिएक्शन हो गई, डोव्स रिएक्शन इसका नाम था। क्या नाम था बोलो इसका? डोव्स रिएक्शन आपने पढ़ी होगी कि जिसके द्वारा आप क्लोरोबेंजीन को फिनोल में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लोरोबेंजीन को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया बोलो? यहाँ पे फिनोल। इस तरह से आपका बन जाता है। लेकिन अगर हम चाहे इस रिएक्शन को थोड़ा यानी इजीली तरीके से चले, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाए, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर ना लगाना पड़े, तो फिर हम क्या करें? आपने देखा कि टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, प्रेशर की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है अगर हम यहाँ पे इनकी ऑर्थो पोजीशन के ऊपर माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लगा दें, माइनस आर इफेक्ट वाला ग्रुप आप लगा दें, SnO2 ग्रुप ऑर्थो पे लगा दो, पैरा पे भी लगा दो, तो फिर ये देखा गया कि इवन NaOH की भी जरूरत नहीं है जो कि एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा। हम सिंपली वार्म वाटर डाल दें, बोलो क्या डाल दें? वार्म वाटर डाल देते हैं, तो ये रिएक्शन हो जाती है। वाटर डाला तो वाटर के अंदर से क्या आएगा? वाटर के अंदर से मिलेगा OH नेगेटिव और H पॉजिटिव। और ये जो OH नेगेटिव है ये एक वीक न्यूक्लियोफाइल है। बोलो क्या है? वीक न्यूक्लियोफाइल। NaOH के अंदर से, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, उसके अंदर से लार्ज अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयन जनरेट होंगे, जबकि वाटर जो है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसके अंदर से सिर्फ थोड़े से H पॉजिटिव थोड़े से OH नेगेटिव आयन रिलीज होंगे। आपने पढ़ा था अपने केमिकली क्लियरिंग वाली यूनिट के अंदर कि अगर आपके पास टेम्परेचर हो 25 डिग्री सेल्सियस और आपके पास क्या हो? 1 मोल वाटर हो, कितना हो? तो क्या होगा? 1 मोल H2O के अंदर से जो ये जनरेट होंगे, क्योंकि डिसोसिएट टू ए स्मॉल एक्सटेंट, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो होगा क्या? आपके 10 की पावर माइनस में 7m और ये 10 की पावर माइनस में 7m, इतना टेम्परेचर इस बोलो कितना? 25 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होता है कि 1 मोल के अंदर ये मोलरिटी है। अगर आपके पास 1 लीटर पानी है, हमने 1 मोलरिटी के बेसिस के ऊपर देखा, तो आपके पास क्या होगा? उसमें से 10 की पावर माइनस में 7m मोल्स होंगे पर लीटर के हिसाब से OH नेगेटिव आयन, और उतने ही क्या होंगे? H पॉजिटिव। देखो कितने कम है। जबकि स्ट्रॉन्ग बेस कौन होता है? सारा का सारा डिसोसिएट हो गया, NaOH कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, 100% डिसोसिएट हो गया आफ्टर द एडिशन ऑफ द वाटर। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट कभी भी even after the infinite dilution it can never dissociate 100%। ये थोड़ा सा ही टूटता है, 10% टूट गया, 15% टूट गया, इससे ज्यादा ये ब्रेक डाउन होता ही नहीं है। तो इट मींस ये एक वीक है आपका, बोलो कौन? न्यूक्लियोफाइल। और ये वाटर हमने बोलो कैसा लिया यहाँ पे? वार्म वाटर लिया, उसके अंदर से OH नेगेटिव आयन आए। वार्म वाटर मींस जैसे हम गर्म पानी ले लेते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, वाटर का डिसोसिएशन बढ़ जाएगा। लेकिन है तो वीक ही ना न्यूक्लियोफाइल, तो वीक न्यूक्लियोफाइल होने के बावजूद भी ये रिएक्शन हो जाती है। तो ये आपका कंपाउंड कौन था? इसको नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 और 6। ये कौन हो गया? 2 के ऊपर नाइट्रो, 4 के ऊपर नाइट्रो, 6 पे नाइट्रो, तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो आपका क्लोरोबेंजीन हो गया। और जो ये प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा, अब यहाँ पे इसी टाइप से 2 के ऊपर नाइट्रो, 4 के ऊपर नाइट्रो, 6 के ऊपर नाइट्रो हमने जो लगा दिया, ये कहलाएगा 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, जिसे आप पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? जिसे आप पिक्रिक एसिड भी कह देते हैं। और ये एसिडिक कंपाउंड है। ये बोलो कैसा कंपाउंड है? एसिडिक एसिड। आपने सीखा होगा ना 12th में, जब आपने कभी प्रैक्टिकल्स किए थे, जो भी आपके सेकंड ईयर में आगे जाके आएंगे, फंक्शनल ग्रुप डिटर्मिनेशन के बारे में, वहां पे आप सीखते हैं। क्या सीखते हैं? आप एक टेस्ट करते हैं, ब्लू लिटमस टेस्ट, कि कंपाउंड आपका एसिडिक है या नहीं है। तो उस वक्त जब आप देखते हैं इस पिक्रिक एसिड के बारे में कि ये भी ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, ये इतना ज्यादा एसिडिक होता है। आगे ना बात समझ में? तो मींस इसकी कंपेरेबिलिटी हम किसके साथ भी कर देते हैं? आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के नजदीक पहुंच जाती है इसकी एसिडिटी जाके। तो मींस ये एसिडिक कंपाउंड है, नाम इसका पिक्रिक एसिड है। एक चीज और हम आपको बता दें, लेबोरेटरी के अंदर पिक्रिक एसिड को जब आप यूज करें, बड़ी सावधानी से यूज करना चाहिए, क्योंकि जब आप पिक्रिक एसिड को यूज करेंगे ना, आपके हाथ के ऊपर लग गया तो हाथ बिल्कुल येलो कलर के हो जाते हैं, और वो कलर फिर आराम से जाता नहीं। इसलिए आप इस चीज को लैब के अंदर भी यूज करें, बड़ी सावधानी से यूज करें, पूरी प्रिकॉशन के साथ करें, हाथ के ऊपर ना लगने दें, नहीं तो ये हाथ के ऊपर लगते ही हाथ पीले हो जाते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रखें। ठीक हो गया? अब हमारा एक मेन मैकेनिज्म है हमारे सिलेबस के अंदर जो हम पढ़ेंगे, उसके बाद एक दूसरा साइड मैकेनिज्म भी, उसके बारे में भी हम सीख पाएंगे। अब हमने ये क्लोरोबेंजीन लिखा है यहाँ पे,
दोबारा से लिखो आपके सामने। क्लोरोबेंजीन लिखने के बाद अब हम इसमें एक स्पेशल रिएक्शन करेंगे। हम जो रिएक्शन है बड़ी सिंपल सी, इसके अंदर जो हम करने वाले, मान लीजिए जैसे मैंने आपको पहले लिख ही दिया था, मान लीजिए हमने इसमें सोडा एमाइड डाल दिया, Na पॉजिटिव NH2 नेगेटिव, लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में हम इस रिएक्शन को करना चाहते हैं, तो होगा क्या? होगा कुछ ऐसे कि ये जो सोडा एमाइड हमने डाल दिया ना, ये यहाँ पे तो अटैक करेगा नहीं, तो फिर क्या करें? हमारे यहाँ पे देखो हर पोजीशन के ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर बोलो क्या लगे हुए हैं? H लगे हुए हैं। तो होगा क्या, ये NH2 बेस का काम करेगा यहाँ पे, और इसने इलेक्ट्रॉन किसको दिए? H को। दो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास रह गए, तो यहां से लॉस हुआ, फर्स्ट स्टेप के अंदर लॉस हुआ, एलिमिनेशन स्टेप है ये आपकी। बोलो कैसी स्टेप है? एलिमिनेशन। Cl सच लगा हुआ है, ये डबल बॉन्ड सच है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे सच, यहाँ पे सच, यहाँ पे सच, दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास रह गए, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन मिले कहां से? बोलो NH2 नेगेटिव से, अमाइड आयन से, और जिसकी वजह से अमोनिया निकल जाएगा एज ए साइड प्रोडक्ट। बोलो क्या निकला था? अमोनिया एज ए साइड प्रोडक्ट, और कार्बन आयन बन गया। एलिमिनेशन स्टेप है, बोलो इसके दौरान क्या हुआ? एलिमिनेशन। कौन निकला है यहां से? H पॉजिटिव आयन का लॉस हुआ, एलिमिनेशन रिएक्शन है। उसके बाद अगली स्टेप में देख, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से आके शिफ्ट हुए, यहाँ पे 1 2 3 4 बॉन्ड पहले से थे, शिफ्ट होने की वजह से कार्बन के 5 बॉन्ड, अब निकल गया बोलो कौन? Cl नेगेटिव। बोलो कौन निकल गया यहाँ पे? Cl नेगेटिव का लॉस हुआ यहाँ पे। और जैसे ये Cl नेगेटिव का यहाँ से लॉस हुआ, तो जो इंटरमीडिएट बना, जो आपके सिलेबस में भी था पहले, ये डबल बॉन्ड था, अब कैसा बॉन्ड बन गया? ट्रिपल बॉन्ड। ये एक रिएक्टिव स्पीसी है, बेंजीन जैसी स्ट्रक्चर, लेकिन विथ वन मोर, बोलो क्या? वन मोर बॉन्ड, वन मोर पाई बॉन्ड, बन गया आपका ट्रिपल बॉन्ड, कहलाएगा बेंजाइन। बोलो क्या कहलाएगा ये? बेंजाइन एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट यहाँ पे बन गया। क्या बन गया? बोलो बेंजाइन इंटरमीडिएट बन गया। अब क्वेश्चन ये उठता है आगे जो हम बता पाएंगे, कैसे करेंगे हम प्रूफ कि बेंजाइन बनता ही है, वो आगे हम देख पाएंगे। पहले इस मैकेनिज्म को हम कंप्लीट कर लें अपना, और इस मैकेनिज्म का नाम होगा बेंजाइन मैकेनिज्म। क्या कहलाएगा? अब पहले एक चीज और बताएं, बोलो यहाँ से क्या लॉस हुआ है? Cl नेगेटिव। बोलो यहाँ से कौन लॉस हुआ था? H पॉजिटिव हुआ था ना, इसको हटा देते हैं। तो पहली जो दोनों स्टेप हैं, वो दोनों की दोनों स्टेप एलिमिनेशन स्टेप थी। बोलो कैसी थी? एलिमिनेशन स्टेप। अब उसके बाद नेक्स्ट देखो, अब बोलो कौन आ गया? हमें Cl को रिप्लेस कर दिया, अब NH2 लगेगा, लिक्विड अमोनिया है हमारे पास। तो जो लिक्विड अमोनिया, देखो मैंने ऐसे स्ट्रक्चर बना दी, देखो ये अमोनिया की स्ट्रक्चर आपके सामने, नाइट्रोजन के ऊपर बोलो क्या होता है? लोन पेयर। अब होगा क्या? अब होगा कुछ इस टाइप से यहाँ पे कि इसमें जो ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, किसी भी एक, अब तो एडिशन होगा, दोनों के ये लॉन पेयर अपने अटैक करेगा, या तो इस कार्बन या उसके ऊपर कर दे, कहीं पे भी कर दे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए हम ऊपर वाले के ऊपर दिखा देते हैं, मान लीजिए उसके ऊपर देखो ऐसे अटैक कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब होगा क्या? इस कार्बन के 1 2 3 4 बॉन्ड थे, अब तो 5 हो गए। अब होगा क्या? दोनों इलेक्ट्रॉन दोबारा से शिफ्ट हो गए बैक इधर इसी कार्बन के ऊपर, और नाइट्रोजन जब लॉन पेयर डोनेट करेगा तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। फिर साथ के साथ H से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और हुआ क्या? NH2 ग्रुप वहां पे जा लगा। अब देखें इस तरह से कौन सी स्पीसी बन गई? ये NH2 यहाँ पे आपने लगा दिया, ये डबल बॉन्ड आ गया, और उसके बाद बताओ ये डबल बॉन्ड एज सच, ये एज सच, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और इसके ऊपर क्या आ गया? बोलो नेगेटिव चार्ज। क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। अब उसके बाद लिक्विड अमोनिया तो है ही यहाँ पे, बोलो क्या है यहाँ पे? लिक्विड अमोनिया। तो अब ये क्या करेगा? ये अपने इलेक्ट्रॉन अब किसको दे? ये जो आपका अमोनिया है, बोलो कौन है आपका? अमोनिया। उस अमोनिया को के अंदर जो H है, देखो ऐसे अमोनिया के अंदर बोलो क्या है? ये H, देखो इस टाइप से H है ना, ये लॉन पेयर तो है ही इसके ऊपर। अब ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देगा इस H को, दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास शिफ्ट हुए, NH2 नेगेटिव निकल गया। बोलो क्या निकल गया? NH2 नेगेटिव पहली स्टेप में यूज हुआ था ना, NH2 नेगेटिव दोबारा से यहाँ पे निकल गया, यहाँ पे H जाके लग गया, और आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कुछ इस टाइप से बना। बेंजीन रिंग के ऊपर बोलो कौन जा लगा? यहाँ पे NH2, और यहाँ पे ये कैसा बॉन्ड रह गया? डबल, ये डबल और ये डबल, और फाइनली बन गया एनिलीन। आपने क्लोरोबेंजीन को किसमें किया कन्वर्ट? रिएक्शन कहलाती है चिची-बेविन रिएक्शन। बोलो कैसी रिएक्शन कहलाती है? रिएक्शन का नाम है चिची-बेविन रिएक्शन, और इस रिएक्शन का ये था मैकेनिज्म, और इस रिएक्शन के दौरान इंटरमीडिएट बेंजाइन भी बनता है। बोलो क्या भी बनता है? अब क्वेश्चन ये आया कि कैसे करें इस बात को एक्सप्लेन कि भाई आपका ये बनता है बेंजाइन, कैसे करें प्रूव कि यही है ठीक मैकेनिज्म? तो हुआ कुछ ऐसे
हमने क्या किया कि जो ये रिएक्शन है इसमें वो कार्बन जिसके ऊपर Cl है अटैच, हमने उस कार्बन को रेडिएटिव बना दिया। बोलो क्या बना दिया? तो हम इसके ऊपर स्टार लगा देते हैं जस्ट फॉर द रिप्रेजेंटेशन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हमने यहाँ पे स्टार लगा दिया। देखो यहाँ पे हमने स्टार लगा दिया, हमने यहाँ पे स्टार लगा दिया, देखो इस तरह से हमने स्टार लगा दिया। अब हुआ क्या, जैसे ये रिएक्शन चली पहली स्टेप भी बिल्कुल ठीक है, सेकंड स्टेप भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब जो नेक्स्ट स्टेप आती है यहाँ पे अब आ गया चेंज। देखो क्या हमने अभी अभी बताया था, यहाँ पे जो ये अमोनिया हम लेते हैं, बोलो कौन लिया हमने यहाँ पे? अमोनिया। देखो इस स्टेप से ये अमोनिया जो मैंने दोबारा से लिख दिया यहाँ पे, ये लोन पेयर है। अब ये अमोनिया जो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर ऊपर वाले कार्बन को ही क्यों दे? क्योंकि सिमेट्रिकल है ना ये, और ये पोजीशन तो सिमेट्रिकल वन है। तो स्टार वाले कार्बन के ऊपर हमने अटैक किया था तो देखो ये बन गया। अब नीचे वाले कार्बन के ऊपर भी अगर ये बाई चांस अटैक कर दे, देखो ये लोन पेयर, देखो मैं डॉट डॉट से दिखा देता हूँ, डॉट डॉट से दिखाया, मान लीजिए इस पे हो जाए अटैक तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड में हो जाएंगे, देखो ऐसे शिफ्ट। तो इस कार्बन के ऊपर बोलो कौन लग गया जाके? ये देखो NH बॉन्ड भी नाइट्रोजन ले लेगा, नहीं तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमने क्या देखा कि इंटरमीडिएट क्या बना यहाँ पे, ये बेंजीन रिंग हमने ऐसे ड्रा कर दिया। ये देखो डॉट डॉट से जो अटैक किया इस कार्बन के ऊपर, बोलो कौन अटैक हो गया? NH2 का। उस कार्बन के ऊपर देखो स्टार हमने लगा ही रखा था। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट हुए, अब की बार कार्बन है इस कार्बन के थ्रू बना, और बचे हुए बॉन्ड हमने ऐसे दिखा दिए, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। आखिरी जो स्टेप, क्योंकि इस नाइट्रोजन के ऊपर आ गया बोलो क्या? नेगेटिव चार्ज, हमने दोबारा से यहाँ पे अमोनिया की स्ट्रक्चर बनाई। देखो उसी टाइप से ये NH3, ये NH3, NH3, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, ये अपने नेगेटिव चार्ज किसको देगा? H को, और ये इस टाइप से नाइट्रोजन के पास NH2 नेगेटिव यहाँ से निकल जाएगा। और आपके पास जो स्ट्रक्चर बनी यहाँ पे, देखो जो स्ट्रक्चर बनी वो स्ट्रक्चर बोलो कैसी बनी? अब की बार NH2 कहाँ पे लगा? देखो इधर वाले कार्बन के ऊपर, ये NH2, ये डबल बॉन्ड, ये डबल, ये डबल, और इसके ऊपर रह गया स्टार। हुआ क्या कि हमारे लास्ट में दो प्रोडक्ट बने, दोनों आइसोमेरिक प्रोडक्ट है। एक प्रोडक्ट ऐसा जिसमें NH2 ग्रुप किस पे लगा हुआ है? रेडियोएक्टिव कार्बन पे। दूसरा जिसमें रेडियोएक्टिव कार्बन के ऊपर नहीं है। टू आइसोमेरिक प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड एंड आइसोलेटेड। तो आइसोमेरिक प्रोडक्ट बने और उनको आइसोलेट कर लिया गया, और करने के बाद क्या देखा? दोनों में डिफरेंस क्या मिला? है तो एक जैसे ही, लेकिन एक में उस कार्बन के ऊपर था अटैच जिसके ऊपर बोलो क्या है? रेडियोएक्टिविटी नहीं थी, रेडियोएक्टिव कार्बन के ऊपर NH2 लगा हुआ था। तो ये पॉसिबल कब है? ये पॉसिबल सिर्फ तभी है जब इंटरमीडिएट बेंजाइन बना। अगर इंटरमीडिएट बेंजाइन नहीं बनता तो क्या इस तरह से दो आइसोमेरिक प्रोडक्ट बन सकते थे? नहीं बन सकते थे। तो इसे प्रूव हुआ कि जो आपके कन्वर्जन हुआ है, जो क्लोरोबेंजीन एनिलीन में बदला है, वो कौन से मैकेनिज्म के थ्रू बदला है, कौन से रिएक्शन इंटरमीडिएट के थ्रू बदला है? वो आपका था बेंजाइन। तो इस मैकेनिज्म को कहते बेंजाइन मैकेनिज्म है, और ये था इसका एविडेंस। क्या था इसका? एविडेंस फॉर द बेंजाइन मैकेनिज्म। अब दूसरी चीज देखो क्या है, आपने देखा कि बेंजाइन मैकेनिज्म पॉसिबल सिर्फ तभी है, बोलो कब है पॉसिबल? अगर आपके वो कार्बन जिसके ऊपर Cl है उससे अगली पोजीशन, जिसे ऑर्थो पोजीशन कहते हैं, अगर उस ऑर्थो पोजीशन के ऊपर H ना हो, जैसे H का होना जरूरी है, तभी तो पहली स्टेप के अंदर आपने देखा कि किस तरीके से जो अमाइड आयन है उस H को इलेक्ट्रॉन देता है, तभी तो H पॉजिटिव लॉस होता है। पहली स्टेप के अंदर एलिमिनेशन स्टेप थी, अगली भी एलिमिनेशन थी, अगली स्टेप में ऐड हुआ, उससे अगली में भी ऐड हुआ। इस मैकेनिज्म का एक नाम और भी है। पहली दो स्टेप एलिमिनेशन है, अगली दो स्टेप एडिशन है, इसलिए पहले एलिमिनेशन हुआ उसके बाद एडिशन हुआ, सो कॉल्ड एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म। एग्जाम में मैकेनिज्म दो तरह के होते हैं, एक मैकेनिज्म ऐसा भी है जिसमें पहले एडिशन होगा बाद में एलिमिनेशन होगा, लेकिन ये कैसा है जिसमें पहले क्या हुए हैं? पहली दो स्टेप एलिमिनेशन की हैं, अगली दो स्टेप एडिशन की हैं। सो दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म, आल्सो कॉल्ड बेंजाइन मैकेनिज्म, बिकॉज इंटरमीडिएट फॉर्म्ड हियर इज द बेंजाइन। अब उसके बाद हम इसके एविडेंस दे रहे थे। एविडेंस देने के लिए पहला काम तो क्या किया, वो कार्बन बेंजीन वाला जिसके ऊपर Cl था उसको रेडियोएक्टिव बना दिया गया, और उसके बेसिस के ऊपर रिएक्शन करके देखी तो दो आइसोमेरिक प्रोडक्ट बन गए। वो तभी बन सकते थे अगर इंटरमीडिएट बेंजाइन बने। अगला एविडेंस कि अगर हम एक ऐसा क्लोरोबेंजीन ले लें, ऐसा सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोबेंजीन ले लें जिसके अंदर कोई भी ऑर्थो हाइड्रोजन हो ही ना, तो ये पाया गया अगर हम H की जगह कोई और ग्रुप लगा दो, H ना हो कोई और लगा दो, H होगा ही नहीं तो रिएक्शन ही नहीं चलेगी, मींस नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, रिएक्शन चली नहीं। उसके बाद अगला, अगर हम इस H को हटा के यहाँ पे D लगा दें जिसे ड्यूट्रियम कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? ड्यूट्रियम। रेट ऑफ रिएक्शन बिकम स्लोवर वन,
रिएक्शन की रफ्तार घट गई। तो मीन्स क्या हुआ, इससे क्या प्रूव हुआ कि भाई जो रिएक्शन चली वो बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू चली है। किसके थ्रू चली है? बेंजाइन इंटरमीडिएट के थ्रू चली है। तो ये 3 एविडेंस थे जो मैंने अभी आपको बताए। बोलो पहला एविडेंस क्या था? रेडियोएक्टिव कार्बन ले लेना, वो कार्बन जिसमें Cl था उसको रेडियोएक्टिव बना दो। दूसरा, ऑर्थो पोजीशन वाले H ना लो, ऐसा सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोबेंजीन ले लें इन विच बोथ द ऑर्थो पोजीशन राइट और द लेफ्ट आर गेट ऑक्युपाइड बाय द सम अदर ग्रुप एक्सेप्ट H एटम। तो आपने ऐसा लिया तो नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं हुई, नहीं तो चल जानी चाहिए थी रिएक्शन। इट मींस इन H की इन्वॉल्वमेंट होती है, इनकी इन्वॉल्वमेंट होने का मतलब बेंजाइन बनता है। उसके बाद हमने क्या किया? H को हटा के D लगाया, ड्यूट्रियम जो आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का, होते हैं ना 3 आइसोटोप, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, हमने ड्यूट्रियम लिया, तो जिसकी वजह से देखा रिएक्शन की रफ्तार स्लो हो जाती है। तो उसे प्रूव हुआ कि रिएक्शन इंटरमीडिएट बेंजाइन बनता है। तो एग्जाम में ये काफी बार आ चुका आपके कि भाई एक्सप्लेन द बेंजाइन मैकेनिज्म, गिव सम एविडेंसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द बेंजाइन एज द रिएक्शन इंटरमीडिएट। ऐसे करके क्वेश्चन आपके इवन 5 मार्क्स तक का भी आ चुका है आपके एग्जाम के अंदर। तो आप ध्यान रखें, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंस रखता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे कोई डाउट इसके अंदर से तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बेटा कोई डाउट? कोई डाउट होता मेरे से पूछ लो, यहाँ तक पूछना बेटा। तो अभी हमने देखा बेंजाइन मैकेनिज्म, और वो मैकेनिज्म ऐसा इंपॉर्टेंट था जो आपके एग्जामिनेशन में आना ही होता है। लेकिन उसके साथ जब हमें क्लोरोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट करना है तो एक दूसरा पहलू भी तो इसका हो सकता है, एक सेकंड वे भी तो है। इसका रिवर्स नाम, पहले वाले मैकेनिज्म का क्या नाम था? 2 स्टेप, पहली एलिमिनेशन थी, बाद में 2 अगली स्टेप एडिशन थी, इसलिए मैकेनिज्म का नाम था एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म, बेंजाइन मैकेनिज्म। लेकिन अब अगला जिसको इससे रिवर्स बोलेंगे, मतलब एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। अब वो कैसे चलेगा? अब बड़े ध्यान से देखें, हमने एक क्लोरोबेंजीन आपके सामने लिखा, पहले एडिशन करना है, तो एडिशन के लिए वही रिएजेंट हमने लिया NaNH2, तो NaNH2 लिया हमने NaNH2। तो पहली स्टेप के अंदर NH2 नेगेटिव ने अटैक किया इस कार्बन के ऊपर जिसके ऊपर था स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, 5 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो गई ऑर्थो पोजीशन की तरफ। ध्यान से देखना आप मैकेनिज्म, यहाँ पे ClHH लगा हुआ है, यहाँ पे एक NH2 भी आके लग गया, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पोजीशन के पास चले गए, इसलिए कार्बेनाइन का जनरेशन हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड का क्लीवेज हुआ यहाँ पे। तो कैसी रिएक्शन थी ये? एडिशन। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या हुआ? यहाँ पे ये कार्बेनाइन जो बना अनस्टेबल होता है इंटरमीडिएट, दोनों इलेक्ट्रॉन बैक शिफ्ट हुए, और अब बोलो कौन ले गया दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से? Cl। अब Cl नेगेटिव निकल गया यहाँ से, तो बोलो बन गया कौन? एनिलीन। बोलो कौन बन गया? एनिलीन। दोबारा से डबल बॉन्ड जनरेट हो गया, एरोमेटिसिटी मेंटेन हो गई बेंजीन रिंग की। तो आपने क्या देखा यहाँ पे इस मैकेनिज्म के अंदर? पहली स्टेप में एडिशन हुआ है, आपके एमाइड आयन का एडिशन हुआ, अगली स्टेप के अंदर एलिमिनेशन हुआ है, Cl नेगेटिव का लॉस हुआ है। सो मैकेनिज्म कॉल्ड एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इस तरीके से भी आप क्लोरोबेंजीन को किस में कन्वर्ट करते हैं? एनिलीन के अंदर। तो ऐसा एग्जाम में बाई चांस पूछा जा सकता है, लेकिन इसके पूछने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए। हाँ, ऐसा जरूर आ सकता है, हाउ कैन यू कंपेयर बिटवीन दीज 2 टाइप ऑफ मैकेनिज्म, दैट इज द एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म, और दूसरे वाला कौन सा था? पहले वाला था एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म, और ये क्या है? एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। दोनों के बीच डिफरेंस शो करें। इट मींस दोनों मैकेनिज्म आपको लिखने हैं, और एग्जाम में लिखने का एक तरीका होगा। आपकी जो पूरी शीट मिलेगी ना बेटा, ऐसे मत लिखना कि पहले एक मैकेनिज्म को लिख दो फिर दूसरे को लिख दो। आप पेज के बीच में फोल्ड करना, पेज को, पेज के बीच में लाइन ऑटोमेटिकली आपको वहां पे दिख जाएगी आती हुई। एक साइड में लिखना एक मैकेनिज्म आपका एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म, बेंजाइन मैकेनिज्म, और उसके इधर पेज के बीच में लाइन लगा के इधर क्या लिखना? ये मैकेनिज्म, मतलब एडिशन एलिमिनेशन। यानी कंपैरिजन उसी को कहते हैं, बिल्कुल आमने सामने। टीचर जस्टिफाई कर देता है उस चीज को, हाँ इस बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया है। और जो करेगा अलग अलग जगह, तो जब कंपैरिजन किया जाता है तो इस बच्चे को ज्यादा मार्क्स मिलेंगे और उसको कम, क्योंकि वर्ड यूज कर दिया। बोलो क्या? दोनों के बीच कंपेयर करें, कंपेयर करें। कंपैरिजन का मतलब एक और मैं आपको बता दूं, कंपैरिजन का मतलब ये होता है कि हमें दोनों बातें लिखना, डायग्राम बना के
दोनों का मैकेनिज्म लिखने के बाद हमें क्या बताना है, पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी, एक आधा पॉइंट ऐसा बताना है दोनों में सिमिलरिटी क्या थी, फिर पॉइंट ऑफ डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो जब आ जाए ना गिव द डिफरेंसेस तो सिर्फ डिफरेंस लिख के, गिव द पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी तो सिर्फ पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी लिखे, लेकिन जब आ जाए हाउ कैन यू कंपेयर बिटवीन दीज टू, कंपैरिजन का मतलब होता है उसकी कुछ डिफरेंस की बातें बताना और कुछ उसकी सिमिलरिटी की बातें बताना। पता चल गया ना आपको। आप देखो वैसे आप भूले भूले होंगे नहीं, जब आप कभी प्लस टू में थे, कभी ना कभी तो आप प्लस टू में थे ना, अभी तो आप सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में आ गए, सेकंड सेमेस्टर में आप पहुंच गए, तो आपने उस दौरान पढ़ा होगा आपके डीएफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर वहां पे एक ऐसा ही क्वेश्चन आता था। क्या क्वेश्चन आता था बोलो वहां पे, कंपैरिजन, किसके बीच कंपैरिजन करते थे, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के बीच में। तो आप क्या करते थे, आप लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के बीच में पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी लिखते थे, फिर पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस भी लिखते थे। आप एक चीज तो लिख के नहीं आते थे ना, आप दोनों बातें लिखते थे। सिमिलरली कंपैरिजन वर्ड को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कंपैरिजन का मतलब दोनों बातें लिखना। आज के लिए इतना ही। आप में से किसी बच्चे को कुछ पूछना हो तो अब आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में हो तो आप मेरे से पूछें। है बेटा किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो? ठीक है बेटा अब आप जा सकते हैं।